हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में यानी हमने जो पार्ट नंबर 1 जो हमने किया था उसमें हमने कर्व तक पढ़ लिया था, यानी हमने जो है उसके वक्र बना दिए थे। किसके? व्यक्तिगत वाले और आपका दूसरा कौन सा था? बाजार वाला मांग वक्र। ठीक है, तो हमने दोनों बना लिए थे। बिल्कुल आसान से हिंदी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। अगर आप इससे और आसान लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं आज जो हमारा रहेगा मांग फलन, जो कि ये जो 3 टॉपिक है ये लास्ट क्लास में ही कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, बट मैं चाहता हूँ वीडियो थोड़ी छोटी छोटी बने ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए। डन। तो मांग फलन की बात करते, देखो मैंने फलन बताया था, फलन मतलब होता है संबंध, यानी जब भी फलन की बात होगी संबंध की बात करेंगे। अनुसूची की बात होगी तो तालिका की बात करेंगे। वक्र बोलेगा तो रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण की हम बात करेंगे। क्लियर है ना। ठीक है, सीमांत होगा तो हम अतिरिक्त बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पता होना चाहिए। तो मांग फलन क्या बताता है? मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच में क्या बताता है? संबंध को बताता है। देखो संबंध वर्ड भी आ गया। और देखो क्या लिखा हमने, मांग फलन किसी वस्तु की मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों, या आप ये लिख सकते हो कि उसको प्रभावित करने वाले कारकों, यानी मांग फलन वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों या तत्वों के बीच में संबंध को बताता है। क्लियर। तो मैं दूसरी डेफिनेशन में बता देता हूं, आपको जो आसान लगे आप वो लिख सकते हो। ठीक है ना। चलो उसके बाद व्यक्तिगत मांग फलन, बिल्कुल सेम वही। व्यक्तिगत मांग फलन व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत मांग को प्रभावित या निर्धारित करने वाले कारकों के बीच में संबंध को बताता है। बिल्कुल सेम। देखो यहां ना तो व्यक्तिगत था ना यहाँ पे बाजार था, तो मैंने जनरल में बताया कि वस्तु की मांग और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध को बताता है। दूसरा बोला व्यक्तिगत मांग, और स्पेशली व्यक्तिगत कर रहा है, तो मैंने कहा व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध को बताता है व्यक्तिगत मांग फलन। बाजार मांग फलन बोलेगा तो मैंने कहा बाजार मांग फलन जो होता है वो बाजार मांग तथा बाजार मांग को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में संबंध को बताता है। तो ये तीनों डेफिनेशन देखो कितनी आसान हो गई याद करना, और अभी के अभी ये खत्म भी हो गई। डन है ना। ठीक है, अब हम आज जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का है वो हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक या उसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आईएमपी भी लिख देता हूं उसके आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो व्यक्तिगत मांग को निर्धारक तत्व या व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक आपका है वस्तु की कीमत। यानी मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूं मैं उसी वस्तु की ही कीमत की बात करूंगा। नहीं समझे? मैंने अगर मैं इसकी डिमांड करना चाहता हूं तो मैं इसी की कीमत की बात करूंगा, यानी यहाँ पे दूसरी वस्तु की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैं एक वस्तु की कीमत की बात कर रहा हूं। तो मैंने कहा वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, यानी मुख्य कारक है। मेन जो कारण है ना, ठीक है, मेन जो कारक है वो यही है, वस्तु की कीमत। कैसे? इसके अंतर्गत अन्य बातें, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत अच्छे ये होता है ना, जब आपको लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम पूछा जाता है वहां पे ये लिखा रहता है अन्य बातें समान रहने पर, और बहुत सारे बच्चे इसको लिख के नहीं आते। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको ढंग से पता नहीं होता, वो उस पर भी नंबर दे देते हैं, बट वो गलत है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, नहीं वस्तु की कीमत की मैं बात कर रहा हूं, उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु, पूरक वस्तु, ये जो फालतू चीजें है ना, बाकी और अदर कारक है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अदर कारक स्थिर है, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ गई? यानी इसका देखो बहुत मेन वो है, अगर एक बढ़िया आप मतलब जाओगे ना, जैसे आपको कोई टीचर्स मिलेगा तो आपको देखो यही जरूर पकड़ेगा, वो आपसे ये पूछेगा लॉ ऑफ डिमांड बताओ, यानी मांग का नियम बताओ, क्योंकि ये मांग का नियम भी तो है, यही तो है। और आगे हम इसको पढ़ेंगे दोबारा से कि मांग का नियम क्या होता है, तो यही पढ़ना है वहां पे। तो जब मांग का नियम आपसे पूछेगा, आप ये बताओगे मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम, वस्तु की कीमत सॉरी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वस्तु की कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है और वस्तु की कीमत अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। सिर्फ इतना बोलने से सफिशिएंट नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि मांग का नियम बताता है अन्य बातें समान रहने पर। सबसे पहले लाइन अन्य बातें समान रहने पर, इसका मतलब कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी जितनी भी चीजें मैं उन सबको कांस्टेंट कर रहा हूं, स्थिर कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि आप बात देखो ना, अगर मान लो मैं प्राइस बढ़ा देता हूं, थोड़ी देख ले, तो आपके लॉ के हिसाब से तो डिमांड कम होनी चाहिए। क्लियर है ना। बट अगर देखो अदर कारक को बढ़ाता जा रहा हूं, मैं आपकी इनकम जो है ना, आप 5,000 रुपए कमाते थे, आज मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए सैलरी देता हूं, और बोलो
तो आपकी डिमांड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब अदर फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। तो अब हमें अगर लॉ पढ़ना है तो लॉ पढ़ने के लिए हमें अदर फैक्टर को कांस्टेंट करना पड़ेगा, इसका मतलब उनमें चेंज नहीं करना। तब बताओ, तो तब इसके बाद तब जो आंसर आता है तब ये सही आंसर आता है। इसलिए हम स्टार्टिंग करते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी दूसरी बातों की बात मैं नहीं कर रहा, वो दूसरी बातें क्या होंगी जो उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, यानी जो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो अदर कारक आएंगे ना वो सारे अन्य हैं। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर, यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है, यानी घटने लग जाती है, तो मांग बढ़ जाती है। इसे मांग का नियम भी कहते हैं। आप बोलोगे मैंने इतना लंबा लेक्चर यहाँ पे क्यों दिया, ये बहुत जरूरी है समझना अन्य बातें समान रहने पर, और मैं आगे भी आपको इसके ऊपर पॉइंट मारने वाला हूँ। क्लियर है? तो यहां तक उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो फटाफट से हमने ये पढ़ लिया था नीचे वाला पॉइंट। इसके बाद आप ये बनाओगे, ठीक है, ये शॉर्टकट बनाया हुआ कि कीमत को पी बताया मैंने, मांगी गई मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड, यानी मैंने क्यूडी लिखा है। मैंने बताया कि जब मैं कीमत बढ़ा रहा हूं यानी ऊपर की तरफ साइन बनाया तो मेरी मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत के कम होने पर मांगी गई मात्रा ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा संबंध आपको दिख रहा है, ये जो संबंध है ये कौन सा है, विपरीत विपरीत संबंध आपको दिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको कौन सा संबंध दिख रहा है, विपरीत संबंध, यानी जब ये कीमत बढ़ रही है तो डिमांड कम, और जब कीमत कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो रही है। क्लियर हो गया? ये साथ में बनाओगे, कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा इसे, क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो इतने से हमें समझ में आ जाएगा इसके अंदर कंटेंट क्या लिखा है, हम इसको थोड़ा ना पढ़ेंगे इतना सारा बार बार, ठीक है ना। बट आप पेपर में पूरा कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो और इसको भी बना सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट हमारा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये अन्य बातों के अंदर है, यानी अन्य बातें मतलब अन्य कारक समान रहने पर। तो पहला कारक आ गया संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतों का मतलब होता है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, क्या लिखा है देखो, एक वस्तु की मैंने कीमत में परिवर्तन किया, यानी मैंने एक वस्तु है, जैसे सपोज करो टी यानी चाय, चाय की कीमत में मैंने परिवर्तन किया, तो दूसरी वस्तु मान लो कॉफी, उसकी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एक वस्तु की कीमत को चेंज करने पर दूसरी वस्तु की मांग में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले में ऐसा नहीं था, वही वस्तु थी और उसी की कीमत थी, पहले में ये था। अब क्या ऐसा नहीं, मान लो कि एक वस्तु की कीमत बोल रहा हूं तो दूसरी वस्तु की मांग बोलूंगा, तो ऐसी वस्तु को संबंधित वस्तु जो एक दूसरे से संबंधित है ऐसी वस्तुएं कहा जाता है। तो संबंधित वस्तुएं कौन सी हो गई, उस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। बहुत बच्चे सिर्फ प्रतिस्थापन पूरा पढ़ के चले जाता है, ये भी तो पता होना चाहिए संबंधित वस्तु होता क्या है। तो संबंधित वस्तु वही वस्तुएं होती है जिसमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन आ जाता है, उसको हम संबंधित वस्तुएं कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होता है प्रतिस्थापन वस्तुएं और दूसरा होता है पूरक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसके अलावा अगर यहाँ पे पूरक की जगह संपूरक भी लिखा हुआ आ जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, वो यही है, ठीक है ना। और प्रतिस्थापन की जगह स्थानापन्न भी लिख दे, क्या लिख दे, स्थानापन्न भी लिख दे, तो वो यही है, ठीक है ना। ये बच्चों को नाम नहीं पता होता इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिस्थापन को स्थानापन्न, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। पूरक को संपूरक भी बोल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो समथिंग ऐसा कुछ नाम है, कॉम्प्लीमेंट्री जो है गुड्स होता है। क्लियर? तो पूरक वस्तु है, तो आपके पूरक वस्तु हो गया, एक प्रतिस्थापन वस्तु हो गया। तो हमें ये दो चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इनको मैं लिख लेता हूं, आप नोट डाउन करिए साथ साथ में। देखो अब हमें पढ़नी है प्रतिस्थापन वस्तुएं, यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स देखो होता क्या है, जब हम एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, यानी जब हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं या उनका उपयोग किया जाता है, तो उन वस्तुओं को प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है चाय, कॉफी। अब मान के चलो चाय की कीमतें बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आप चाय नहीं पियोगे, उसकी जगह पे क्या पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, वो उसका प्रतिस्थापन है, ठीक है ना। आपको लाइफबॉय साबुन नहीं मिल रहा है नहाने के लिए, आप लाइफबॉय के बहुत शौकीन हो, उसी से नहाते हो, बट वो नहीं मिल रहा, तो आप डेटॉल साबुन से नहा सकते हो, वो उसका प्रतिस्थापन है ना। ऐसी यहाँ अगर पेन नहीं है तो पेंसिल से आप यूज में इस्तेमाल कर सकते हो, ये प्रतिस्थापन होता नहीं। जब आपको एक चीज नहीं मिल रही तो आप दूसरी चीज से उसका क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो। मिल नहीं रही का मतलब ये हो गया उसके प्राइस या तो बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं या कम हो गए, जिससे दूसरे की जो डिमांड या फिर जो डिमांड पे ना क्या होता है, फर्क पड़ता है। तो हमने क्या पता संबंधित वस्तु पढ़ी थी, संबंधित वस्तु मैंने आपको बताया था कि जब एक वस्तु की कीमत में हम परिवर्तन करेंगे तो दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन आएगा, वो संबंधित वस्तु थी। जिसमें पहली वस्तु हमारी प्रतिस्थापन वस्तु है, जिसमें मैंने बताया है कि एक वस्तु के स्थान पर जब आप दूसरी वस्तु को क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय और कॉफी, पेन पेंसिल आदि, आप साबुनों में भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने बोला देखो मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए चाय यहाँ रखी है, कॉफी यहाँ रखी है,
चाय की मैं कीमत बोल रहा हूँ, आप कॉफी की भी कीमत लगा सकते हो और चाय की डिमांड बोल सकते हो, जैसा आपको एग्जाम्पल रखना चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चाय की कीमत रख दी मैंने, और कॉफी की मांग मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहा हूं। अब देखो मैंने अगर चाय की कीमतें बढ़ाई, अब खुद दिमाग लगाना, अगर मैं चाय की कीमतें बढ़ाता हूं तो लोग चाय तो नहीं पियेंगे भाई, देखो इसको तो नहीं पीने वाले, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी, किसकी, चाय की, यानी चाय की कीमत बढ़ने पर लोग चाय नहीं पियेंगे, तो फिर क्या पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो इसकी मैं कीमत की बात कर रहा हूँ, इसकी मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ। ऐसी अगर चाय की कीमतें कम हो गई तो लोग इसी को तो पियेंगे, तो इसको क्यों पियेंगे, तो उसकी डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। यानी एक वस्तु की कीमत को देखने से दूसरी वस्तु की मांग में फर्क पड़ रहा है। इसकी अगर कीमत बढ़ी तो लोगों ने इसको पिया ही नहीं, तो इस पर शिफ्ट हो गए, इसको बढ़ा दिया। इसकी कीमतें कम थी तो लोग इसी को पियेंगे, इसको थोड़ा ना पियेंगे, तो उसके डाउन ही रहेगी, है ना। यानी कौन सा संबंध मिल रहा है, मैंने कहा जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक संबंध है। यहाँ पे कौन सा संबंध है, धनात्मक संबंध है। क्लियर है ना, सीधा संबंध, इसको बोलते हैं सीधा संबंध है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको लिख सकते हो, यानी उदाहरण को पहले, जैसे मान लो आपने यहाँ तक लिख दिया, उसका उदाहरण आप लिख सकते हो। जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर आप लिख सकते हो, चाय की कीमत बढ़ने पर लोग चाय की जो मांग है वो कम कर देंगे और कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे, तो आता है कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत अगर चाय की कीमतें कम होती है तो लोग चाय की ही डिमांड बढ़ाएंगे, यानी मांग बढ़ाएंगे, जिसके कारण कॉफी की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी कीमत की बात करनी है, इसकी हमें मांग की बात करनी है। अतः इनके बीच में आपको धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये बना लो जो बनाया, खत्म क्वेश्चन। इतना आसान है इको को याद करना, ठीक है ना। चलो अब देखो अगला पॉइंट हमारा पूरक, जहां मैंने संपूरक भी बोला था, संपूरक भी आप बोल सकते हो। तो पूरक में क्या बोला हुआ है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक साथ यानी इकट्ठे रूप से उपयोग किया जाता है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे कार पेट्रोल, आपने कार तो ले लिया, जैसे मान के चलो आपका कोई भी नाम ABCD, आपने क्या करा, फटाफट से पेट्रोल के ना बहुत सारा पेट्रोल ले लिया, घर पे जमा करके रख दिया, कहा जब गाड़ी आएगी तो मैं यूज करूंगा। अबे भाई पहले गाड़ी तो खरीद ले। पेट्रोल लेके क्या करोगे जब कार ही नहीं है, या फिर कार लेके क्या करोगे जब पेट्रोल ही नहीं है, धक्का मार के चलाओगे क्या उसे, नहीं। तो हमने बोला जब ये पूरक वस्तु वे वस्तु होती है जिनकी मांग किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संयुक्त यानी एक साथ की जाती है, यानी जिनकी मांग एक साथ होगी उनको हम पूरक बोलेंगे। जैसा मैथ में भी आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ते हो शायद, तो वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्रीज होता है ना। और एक सप्लीमेंट्री भी होता था, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जहां तक मुझे याद है ना। तो सेम यानी सम मतलब आपको दोनों को इकट्ठे यूज करना है, तो सेम वही तो है यहाँ पे भी, पूरक वस्तु वे वस्तु जिनको संयुक्त रूप से यानी एक साथ जिनको यूज किया जाता है, जिनकी मांग एक साथ की जाती है, इकट्ठे रूप से की जाती है, उसको पूरक वस्तु बोलते हैं। और जब एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता है यानी यूज किया जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे का कंटेंट समझ लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कार बना दिया, एक मैंने यहाँ पे पेट्रोल लिख दिया। कार की मैं कीमत की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की मैं मांग मात्रा की बात कर रहा हूँ। आप चाहे तो इधर उधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए आप कीमत, इसके लिए मांग कर सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं कार की जब मैंने कीमतें बढ़ाई। अब दिमाग लगाना, देखो प्रैक्टिकली देखोगे तो याद हो जाएगा, रट्टा मारोगे ना तो आज तो याद हो जाएगा, कुछ दिनों में भूल जाओगे। तो देखो क्या बोला मैंने, कार की कीमतें बढ़ाई। अब मैं सोच रहा हूँ यार कार की कीमतें मार्केट में बढ़ी हुई है, इसका मतलब मैं कार की डिमांड नहीं करने वाला। जब मैं कार ही नहीं खरीदूंगा तो भाई साहब मैं पेट्रोल क्यों खरीदूंगा, तो पेट्रोल की मांग तो अपने आप ही कम हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। और अगर कार की कीमतें कम हो जाती है, कार की कीमतें कम हुई यानी डाउन हो गई, इसका मतलब मार्केट में कार खरीदी जाएगी, और कार खरीदी जाएगी तो पेट्रोल भी खरीदा जाएगा, तो पेट्रोल की मांग तो अपने आप ही बढ़ गई। यानी एक वस्तु की कीमत से दूसरी वस्तु की मांग का फर्क पड़ रही है, इसलिए ये दोनों संबंधित वस्तुएं। क्लियर हो गया ना। यानी कार की कीमतें बढ़ी तो लोगों ने कार नहीं खरीदी, कार नहीं खरीदी तो पेट्रोल भी नहीं खरीदा, डिमांड कम। कार की कीमतें कम हो गई, लोगों ने कार खरीदी, इस बार कार खरीदी तो पेट्रोल की डिमांड अपना भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब ये बढ़ रहा था ये घट रहा था, जब ये घट रहा था ये बढ़ रहा था। कौन सा संबंध है, विपरीत संबंध है, यानी इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संबंध, उल्टा संबंध, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। तो देखो यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी इसके और कारक पढ़ने, व्यक्तिगत मांग के भी, फिर उसके बाद बाजार मांग के कारक भी पढ़ने, धीरे धीरे समझना है। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। फ्री क्लासेस है, ठीक है, कोई फीस देखो यहाँ पे कोई चार्ज तो हो नहीं रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। आप इसको लीजिए, पूरा कंटेंट कराया जाएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ी जाएगी। अगर बाई चांस अगर कोई चीज छूट जाए तो प्लीज मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना करके कैसे भी आपको उसका नोट प्रोवाइड करूंगा। डन। तो खत्म करते हैं इस क्लास को। थैंक यू दोस्तों। एंड